नहीं बिल्कुल एकदम नई कंपनी बंद हुई थी एंड आई वेंट टू माय वाइफ एंड आई सेड कि रिद्धिमा मेरे को ना हमारा घर बेचना है सॉस की कंपनी लगाने के लिए। मतलब मेरे को मैं रेडी हो रहा था भी जूते पड़ेंगे। एसेट लिक्विडेट करके ये फैक्ट्री खड़ी करने की सोची। हाँ जी। ये मनोबल कहाँ से, हिम्मत कैसे पड़ी कि फिर से 6 महीने बाद यहाँ से पैसे यू नो द फनी थिंग इज 6 महीने नहीं थे 3 दिन थे। और मनोबल की जहाँ तक मेरी बात है ना, वो मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ का मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग था। बिकॉज और अगेन लैक ऑफ नॉलेज, आज की डेट में मैं वो करता नहीं। मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैंने शायद कभी पब्लिकली बोला भी नहीं होगा। जिस शिद्दत से मैंने वीबा के लिए काम किया है, मेरी काम करने में मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस और मेरे सॉस बिजनेस में कोई फर्क नहीं था। मैंने उतनी ही लगन और शिद्दत से अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में भी काम किया। सो दैट मीन्स I am not the reason for the success of this company. There are many other factors. कि ब्रांड में तब्दील हो जाना, बिल्डिंग ब्रांड, ये कैसे किया जाए? I think first is distribution. You know, you can't even advertise if you're not available. ये जो गंजा हो रहा हूँ ना ग्रे हो रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ना गंजा था ना ग्रे था, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंडिया में। जो एंटरप्रेन्योर फंडिंग सेलिब्रेट करता है ना, उससे बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जिस दिन आपको फंडिंग मिली है उस दिन तो आपका काम शुरू हुआ है। मैंने इतना ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के बारे में पढ़ लिया था कि मैं डे 1 से मैकडॉनल्ड्स बनना चाहता था, नॉट रियलाइजिंग कि मैकडॉनल्ड्स ने भी पहले एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें करी। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आज के खास शो में हमारे साथ मौजूद है बड़े ही दिलचस्प शख्स, वीबा के फाउंडर और एमडी विराज बहल। वीबा एक ऐसा ब्रांड जो 750 से ज्यादा शहरों में जिसकी मौजूदगी है और आपके घर घर में ये सॉस पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया विराज बिस्तक पर आने के लिए और बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू श्रेया, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इंटरव्यू से पहले मैं थोड़ी बहुत सर्च कर रही थी आप पे, रिसर्च। तो आपने इंजीनियरिंग कर रखी है सिंगापुर से, राइट? हाँ जी। इंजीनियरिंग के बाद सॉस मेकिंग कैसी हुई इसकी शुरुआत? वन थिंग इज, इंजीनियरिंग ने एक चीज सिखा दी, लव फॉर मशीन्स। तो जो मशीनों से प्यार हुआ और कहीं चल नहीं पाया। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट्स बनाए। इवन इन द रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ना मशीन्स पे इनोवेशन करी थी। बिकॉज जो हमारे रेस्टोरेंट्स थे एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने कोशिश करी थी कंपनी ने मिलके करने की, कि एक ब्रेड विच इज़ जिसमें टेस्ट नान का हो बट देखने में एक पीटा पॉकेट, उसके लिए भी मशीन एक बड़ी स्पेशल। तो कहीं ना कहीं मशीनों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था इंजीनियरिंग की वजह से। अनफॉर्चुनेटली अब मैं फॉर्चुनेटली बोलता हूँ, उस टाइम अनफॉर्चुनेटली बोलता था। अनफॉर्चुनेटली यू नो, और फॉर्चुनेटली वो रेस्टोरेंट्स चले नहीं। तो वो सारी इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उधर काम आ गई। एंड फ्रैंकली अ लॉट ऑफ आवर प्लांट मशीनरी हैज़ बीन मेड इन इंडिया। एंड उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बहुत चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग हेल्प कर गई। सो या मतलब आप कहना चाह रहे कि मतलब कीड़ा जो था वो बिजनेस का पहले से था, इंजीनियरिंग ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। कीड़ा नहीं था, अजगर था। कीड़े से बहुत बड़ी चीज थी बिजनेस की, इंजीनियरिंग ने हेल्प कर दी। एंड ऑल्सो मैं ये कहूँगा, इंजीनियरिंग एक चीज सिखा देती है, मेहनत करना। सो शायद उतनी ज्यादा मशीनरी हेल्प नहीं आई, बट मेहनत करने का एक वो जज्बा आ गया, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर गया। तो मैं इंजीनियरिंग करके मर्चेंट नेवी की शिप्स पे काम करता था, तो बहुत मेहनत वाला काम था। सो वो मेहनत का जो एक्सपीरियंस है ना, या मेहनत करने की आदत, वो बहुत काम आ गई। तो आपने कहा कि मतलब बिजनेस करने का आपका पहले से मन था, तो फिर इंजीनियरिंग लाइन में गए ही क्यों? हूँ तो इंडियन, लाइक एवरी अदर। मतलब इंडियन चाइल्ड, इंजीनियरिंग करनी है। डॉक्टर बन नहीं सकता था क्योंकि बायो नहीं ली थी, तो बच्चा इंजीनियरिंग तो करनी थी। एंड ऑल्सो मेरे को लगता था कि इंजीनियरिंग, पहले तो साइंस ली इंस्टेड ऑफ कॉमर्स, क्योंकि लगता था कि 2 साल और सोचने को मिल जाएंगे कि इंजीनियरिंग कर साइंस करने के बाद यू कैन स्टिल डिसाइड कि मेरे को कॉमर्स में जाना है कि यू नो कि इंजीनियरिंग या कुछ उस टाइप का करना है। बट जब वो 2 साल साइंस पढ़ी 11th और 12th में, हालांकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मज़ा आने लग गया था। एंड साइंस की पढ़ाई में जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ लगती थी, वो लगती थी इंजीनियरिंग। तो यू नो, तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया था। आपने कहा कि इससे पहले आप रेस्टोरेंट बिजनेस में थे, जो
अनफॉर्चुनेटली पहले अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आपको बंद करना पड़ा। क्या इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि रेस्टोरेंट कल्चर जो है वो इंडिया में वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है, डेड हो जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, सिंगापुर में 80 से 70% लोग घर मंगवा कर खाना पसंद करते हैं, टेक अवेज वहाँ ज़्यादा होते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रेस्टोरेंट्स मेरे अच्छे नहीं चले वो मेरी वजह से अच्छे नहीं चले। वो मास इंडिया का कोई उसमें एंगल नहीं था, वो मेरी वजह से अच्छे नहीं चले। मैंने सारी गलतियां करी एंड मैं भगवान का इतना आई थैंक गॉड एवरी डे कि वो रेस्टोरेंट बिजनेस फेल हो गया। वरना मैं आज वो 5 रेस्टोरेंट, मेरे पीक पे 5 रेस्टोरेंट थे, वो अब 5 की जगह 20 हो जाते, 50 हो जाते। बट गॉड हैड बेटर प्लान्स फॉर मी के वो फेल कराए और मेरे को ये सॉस का आइडिया आया और सॉस बिजनेस स्टार्ट किया। जो होता है अच्छे के लिए होता है जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। आई मीन वी आर स्टिल वर्किंग हार्ड। अभी एम बहुत बड़ा है, बट उस टाइम जो वो आई थिंक इफ आई लुक बैक, वो मेरी जिंदगी के सबसे डिफिकल्ट 3-4 साल थे जो रेस्टोरेंट बिजनेस। और एक जो रेस्टोरेंट बिजनेस है ना, उसका जो फेलियर होता है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक फेलियर होता है। अगर किसी का कोई काम अच्छा नहीं चल रहा तो सिर्फ आपको पता है या आपकी वाइफ को पता है या आपकी फैमिली को पता है। बट अगर किसी का रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो दुकान खाली पड़ी है, कोई वहाँ बैठ के खाना नहीं खा रहा, तो इट्स अ वेरी पब्लिक फेलियर। और पब्लिक फेलियर का जो मेरा जो रेस्टोरेंटियर्स का रिस्पेक्ट है ना, इतना ज़्यादा है, बिकॉज वन इज डीलिंग विद सक्सेस और फेलियर, बट बोथ थिंग्स आर पब्लिक। फेलियर भी पब्लिक है, तो एक पब्लिक फेलियर आपको एक अलग ही किस्म की ह्यूमिलिटी सिखाता है। सो वो 3-4 साल उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि गॉड के प्लान्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। बट वो 3-4 बड़े लंबे साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि रेस्टोरेंट नहीं चल रहे, बंद कर देते हैं। बट रेस्टोरेंट बिजनेस ने मेरे को एक चीज़ दी जिसके लिए मतलब वो डिवाइन इंटरवेंशन थी। रेस्टोरेंट बिजनेस ने मेरे को बताया कि सॉस की कमी है इस देश में। अच्छा। तब तक सिर्फ म्यूनीज और केचप 2 सॉसेस पे ही काम हो रहा था। और मेरे को रेस्टोरेंट चलाने के लिए ना अलग अलग टाइप की सॉस चाहिए होती थी। तंदूरी ड्रेसिंग या साउथ वेस्ट चिपोटले या पिरी पिरी, वो मिलती नहीं थी। तो वो फेल होते होते रेस्टोरेंट ने मेरे को एक आइडिया दे दिया कि यार देख, ट्राई कर ले, सॉस तू भी ढूंढ रहा है, शायद कोई और भी ढूंढ रहा हो। एंड कई बार कहते हैं ना, बिजनेस आइडियाज आपके अपने पर्सनल तजुर्बे से निकलते हैं। जी बिल्कुल। तो लाइफ में थोड़ा आई वॉज नॉट वेरी, मतलब अनलाइक उस टाइम पे स्टार्टअप करना कूल नहीं था, आज तो कूल हो गया स्टार्टअप करना। बट आई वॉज अराउंड 33 years old, सो आई वॉज थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस था, 10-12 साल काम कर चुका था, नौकरी कर चुका था, तो थोड़े लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने कुछ सिखा दिया था। एंड उस यू टॉकिंग अबाउट 2012 11 सो 2002 आई स्टार्टेड वर्किंग, जो शिपिंग कंपनी में मैं काम करता था। 2002 में काम करना शुरू किया। मर्स्क लाइन की शिपिंग कंपनी थी। अच्छा। बहुत बड़ी कंपनी अभी भी है। और 2002 के बाद वीवा स्टार्ट किया 2013 में। अच्छा। तो 10-11 साल का जो तजुर्बा था वो कहीं ना कहीं काम आ गया। और आई थिंक हर बंदा, चाहे कोई भी फाउंडर हो, आप देखोगे उसका बिजनेस आइडिया उसको अपने ही किसी लाइफ एक्सपीरियंस से आया होता है। सो दैट इज व्हाट माय बिलीफ इज। आपका जब भी मैं किसी 21, 22, 24 ईयर ओल्ड को कभी मेरे ऑफिस आते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, मेरा हमेशा ये होता है कि जब आपका तजुर्बा लाइफ में बढ़ते जाता है ना, समटाइम्स अ 21 year old, एंड with a lot of respect for 21 year olds, because sometimes their ideas उनके मुझसे बहुत बेटर होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। बट कई बार जहाँ चीज़ लैक कर जाती है ना, कि जब कोई 21-22 साल का पर्सन एक आइडिया सोचता है, उसकी वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, बट क्योंकि उसको अभी उतना एक्सपोजर नहीं है, शायद उसकी लाइफ की प्रॉब्लम उतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो जितना आपको लाइफ में तजुर्बा आता है, तो जब भी मैं किसी यंग फाउंडर से मिलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ 5-6 साल ना कहीं काम कर लो, जॉब कर लो, उससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक बार एक्सपीरियंस आ जाए, फिर वो आप देखिए कि आपका आइडिया उस बड़े एक्सपीरियंस में फिट होता है कि नहीं। उसको पढ़े लिखे लोग टैम कहते हैं, शायद टारगेट मार्केट साइज और समथिंग लाइक दैट। मेरे उतना नॉलेज है नहीं उसमें। बिल्कुल। तो रेस्टोरेंट चलाते चलाते आपको पता चला कि डर्थ ऑफ सॉस है नेशन में, तो यहीं से सॉस मेकिंग शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने विराज कहा कि रेस्टोरेंट जो बंद हुआ था वो आपकी गलती की वजह से बंद हुआ था। आपको क्या लगता है कि आपकी गलती कहाँ पे थी? नहीं, उस पर तो मैं एक दिन किताब लिख सकता हूँ। मैंने इतनी गलतियाँ करी थी, बहुत गलतियाँ करी थी। सबसे बड़ी
सबसे बड़ी गलती अगर मैं अब वो एक हाइंडसाइट 2020 कहते हैं, कई बार ना हम गलती क्या करते हैं, वी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैनेजमेंट बुक्स, वी रीड, और ज़्यादातर बुक्स ना बहुत सक्सेसफुल लोग लिखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अनसक्सेसफुल लोग की बुक्स कोई पढ़ता नहीं है। तो सक्सेसफुल लोग ना जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में लिखते हैं, और जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो होती हैं सिस्टमैटिक, वो होती हैं प्रोसेस ड्रिवन। मैं जब रेस्टोरेंट की कंपनी खोली थी मैंने, तो उस टाइम मैंने मैकडॉनल्ड्स के बारे में बहुत पढ़ा था। तो हर एक चीज़ एक प्रोसेस ड्रिवन थी, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती थी। अगर आज मैं उस बच्चे को जाके वापस बोलूं जिसने वो रेस्टोरेंट बिजनेस चला के डुबाया था, मैं उसको ये बोलता कि यार सिस्टम्स बन जाएंगे, सिस्टम्स पे उतना स्ट्रेस मत ले, सेल आ जाने दो। क्योंकि सिस्टम्स जो आते हैं, सिस्टम्स कम विद कॉस्ट। हर चीज़ का कॉस्ट होता है। सबसे पहले यू हायर राइट पीपल, Exactly. प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू डू दैट। आज की डेट में अगर मेरे को रेस्टोरेंट खोलना, तो मैं सिर्फ एक चीज पे ध्यान देता, क्वालिटी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी और सेल। मतलब फूड सेफ्टी और क्वालिटी एक चीज हो गई, और सेल तो ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा, और बिकॉज ऑफ समटाइम्स वो कहते हैं ना, टू मच नॉलेज भी अच्छी नहीं होती। मैंने इतना ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स के बारे में पढ़ लिया था कि मैं डे वन से मैकडॉनल्ड्स बनना चाहता था, नॉट रियलाइजिंग कि मैकडॉनल्ड्स ने भी पहले एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। So I think that was one of my biggest mistakes. Second was मेरा पहला रेस्टोरेंट, आप दिल्ली से, तो मेरा पहला रेस्टोरेंट 100 से ज़्यादा सीट्स का लाजपत नगर में था। अच्छा। उसी का ओवरहेड इतना बड़ा हो गया कि समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ओवरहेड डे वन से कंपनी पे आ गया। फिर दूसरा, मतलब फिर वो गलतियां मैं करते ही चलेगा। और मैंने जैसे बोला कि आज हमारा ये जो डिस्कशन है आधे पौने घंटे का, उसमें ये गलतियां तो खत्म नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा है उससे, गिना सकते हैं आप मतलब गलतियां। बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वही कहते हैं ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। आपको अब मैं भी ये कह सकता हूँ, पहले नहीं कह सकता था। जब फेल हो रही होते ना, तो ये सारी चीजें वो भी किसी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट आदमी ने लिखी होगी जब वो सक्सेसफुल हो गया होगा। इंडीड, आई एग्री विद यू So, विराज। yeah. तो रेस्टोरेंट बंद हुआ, हाँ जी, फिर 6 महीने बाद आई गेस आपने विवा की शुरुआत करने की हाँ सॉस जी, में की। रेस्टोरेंट बंद हुआ। थोड़े दिन सोचा, पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, एंड अपनी वाइफ से डिस्कशन करी कि पैसे कहाँ से आएंगे। वंस शी अग्रीड कि हम अपने कोई एसेट्स लिक्विडेट करके पैसे लाएंगे। सो इमीडिएटली द फनी थिंग इज, पैसे नहीं थे, ड्रीम थोड़ा सा बड़ा था, बट एक बड़ी फनी चीज़ थी कि फैक्ट्री, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आई वांटेड वो खुद का हो। मैं थर्ड पार्टी आउटसोर्स नहीं करना चाहता। मेरे को लगता था कि इंडिया में फूड एक ऐसी चीज़ है जिसको आई विल स्लीप पीसफुली एट नाइट अगर क्वालिटी का कंट्रोल मेरे हाथ में। बिकॉज होता कि श्रेया, जब कंपनी छोटी होती है ना, तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं होते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर जानबूझ के आपका काम गंदा करना चाहते हैं। जब आप छोटे होते हो तो आप उनके क्लाइंट नंबर 200 होते हो, तो आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। जब आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आपके लिए उतना ही काम, उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना आप उनको बिजनेस देते हो। और मैं अपने बिजनेस को अपने लिए 100% इम्पोर्टेंस चाहता था। सेकेंड थिंग है, जो हम ड्रेसिंग, साउथ वेस्ट चिपोटले, स्वीट अनियन, मैरिनारा, ये सारी जो हम लाना चाहते थे, वो इंडिया में कोई बना नहीं रहा था। तो मैं थर्ड पार्टी जाता किसके पास, तो खुद ही करना था। सो ये दोनों चीज़ें करके पैसे इकट्ठे करके फैक्ट्री ली। सबसे पहले फैक्ट्री को बनाया, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, बहुत फिल्मी लगता है बोलते, बट अपने हाथों से बनाया। वी वर 2 पीपल एंड बोथ ऑफ अस यूज्ड टू गो टू द फैक्ट्री एवरी डे। नीमराना राजस्थान में हमारी पहला यूनिट था। वहाँ जाके खुद खड़े होके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीमेंट लगाता था ऐसे खड़े होके, बट हाथों से वहाँ खड़े होके बनाई फैक्ट्री, बिकॉज लैक ऑफ मनी। एंड फिर फैक्ट्री चालू हुई धीरे धीरे, और ऐसे शुरू हुआ। रेस्टोरेंट बंद हुआ, फिर आपने एसेट लिक्विडेट करके ये फैक्ट्री खड़ी करने की सोची। हाँ जी। ये मनोबल कहाँ से, हिम्मत कैसे पड़ी कि फिर से 6 महीने बाद यहाँ से पैसे? द फनी थिंग इज, 6 महीने नहीं थे, 3 दिन थे। और मनोबल की जहाँ तक मेरी बात है ना, वो मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ का मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग था। बिकॉज, और अगेन लैक ऑफ नॉलेज, आज की डेट में मैं वो करता नहीं, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग आ गया, तो अब समझ आ गई कि ऐसी चीज़ें नहीं करते। बट नई बिल्कुल एकदम नई कंपनी बंद हुई थी। एंड आई वेंट टू माय वाइफ एंड आई सेड कि रिद्धिमा, मेरे को ना हमारा घर बेचना है सॉस की कंपनी लगाने के लिए। मतलब मेरे को, मैं रेडी हो रहा था भी जूते पड़ेंगे, बट शी वाज वेरी काइंड एंड शी सेड इफ दैट्स व्हाट
यू थिंक इज योर कॉलिंग तो आप करो. तो दैट इज हाउ द मनी केम फॉर द प्लांट. तो वो किया एंड उसके बाद वहाँ से पैसे आए. एंड कोई भी आपका व्यूअर ये देख रहा हो तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपने घर वर बेचने मत जाना ये सुन के, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास नॉलेज है, मैं नहीं करता. उस टाइम थोड़ी स्टूपिडिटी, थोड़ा जैसे मैंने बोला ना वो पब्लिक फेलियर था, जी. कुछ ये करना था कि था. प्रूव करना था कि नहीं मैं पब्लिक फेलियर नहीं हूँ. तो उस टाइम का मनोबल से ज़्यादा आई वुड से थोड़ा सा, हाउ डू आई से, पागलपन या स्टूपिडिटी. नॉट इवन पागलपन स्टिल इज पॉजिटिव. उतना आज की डेट में मैं, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज की डेट में ये नहीं करता. आई रियली लाइकिंग योर ऑनेस्टी विराज. बट वो तीर एकदम सही निशाने पे लग गई. अब कह सकते हैं वो स्टूपिडिटी में उठाया गया कदम आज आपको यहाँ तक लेकर आया है. Very honest is like, I know it's a business kind of a conversation, but very honestly इसका मेरा आंसर है God is great, because मैंने नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था we will become one of India's largest sauce companies in 10 years. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. एंड ऑल्सो मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैंने शायद कभी पब्लिकली बोला भी नहीं होगा. जिस शिद्दत से मैंने वीबा के लिए काम किया है, मेरी काम करने में मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस और मेरे सॉस बिजनेस में कोई फर्क नहीं था. मैंने उतनी ही लगन और शिद्दत से अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में भी काम किया. सो दैट मीन्स I am not the reason for the success of this company. There are many other factors. The people working at Viva, as I keep saying, divine intervention. God has been very kind to me. People who have not only working at Viva, but people who have associated with us and maybe are not a part. So a lot of things came together for Viva to be successful or trying to be successful. अभी तो long way to go. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. तो अभी तो long way to go. Exactly. ठीक है. तो कभी विराज आपने सोचा कि रेस्टोरेंट की तरह अगर ये सॉस मेकिंग बिजनेस भी ठप हो जाता है, कोई प्लान बी था आपके पास? नहीं, मेरे को अभी सोच के भी एंजाइटी हो रही है. नहीं, मेरे पास एक्चुअली फ्रैंकली प्लान बी इसलिए नहीं था क्योंकि पैसे भी नहीं थे उसके बाद. तो प्लान बी का तो कोई मतलब नहीं था. बट अगेन आई डोंट नो व्हाई द थॉट कि रेस्टोरेंट बिजनेस बंद हो गया है, फेल हो गया, तो सॉस बिजनेस कहीं बंद हो. मैं आपको, इट्स सो फनी, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने, एक्चुअली नहीं सोचा कि यार क्या अगर ये भी बंद हो गया फिर मैं, वो सोचा ही नहीं. शायद वो पहली बार मैंने सोचा होगा वीबा स्टार्ट करने के 1 साल बाद, जब वो बिजनेस उस लेवल से नहीं आ रहा था जैसे आना चाहिए था. और उस टाइम मेरे दिमाग में बताऊँ क्या ख्याल आते थे, यार चलो अच्छा हुआ फैक्ट्री ले ली, फैक्ट्री बिक जाएगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट स्टार्ट करते हुए और यू नो, आई डोंट थिंक, मैं शायद कोई भी फाउंडर ऐसे नहीं सोचता, क्योंकि सोचोगे तो शायद स्टार्ट नहीं कर पाओगे. सो वी आर अ ब्रीड ऑफ पीपल जो थोड़े से ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और ये सब सोचते नहीं हैं. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नया शब्द है. या लेकिन आइडियली आई शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. नाउ आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. लेकिन विराज, जिस वक्त आपने सॉसेस की शुरुआत की थी, इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया में ये बहुत ही कॉन्टिनेंटल लोग खाते हैं. ज़्यादा लोग देसी खाना खाना, सुबह भी रोटी सब्जी खा के निकलो, एकदम दाल चावल वो चाहिए, कढ़ाई पनीर चाहिए, फिर बिरयानी चाहिए. कहाँ लगा कि सॉसेस भी एकदम हिट हो जाएगा? सो वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. हमारा जो यूज़ केस है ना, वो इंडियन खाने के साथ ही है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारी बहुत हाई कंजम्पशन होती है जिन घरों में बच्चे होते हैं. मैं अपने घर की बात बताऊँ, मेरे घर में जो मेरे बच्चों का फेवरेट रूल है, हमारी जो दोपहर की कोई सब्जी बच गई तो एक रोटी लेते हैं, उस पर अपनी साउथ वेस्ट चिपोतले लगाते हैं, सब्जी दिन की डालते हैं और साथ में ना थोड़े कैप्सिकम, रेड येलो कैप्सिकम काट के, थोड़े से अनियन डाल के अपनी साउथ वेस्ट चिपोतले. बच्चों को लगता है मैक्सिकन रोल खा रहे हैं, हमें पता है कि मेरे मुंह में पानी आ गया. बच्चों को लगता है मैक्सिकन रोल खा रहे हैं, हम उनको बेचते तो ऐसे हैं कि मम्मा ने मैक्सिकन रोल बनाया, बट एक्चुअली पापा ने मैक्सिकन रोल बनाया, मैं भी काफ़ी अच्छा बना लेता हूँ. बट उसको हमारा यूज केस बहुत ज़्यादा इंडियन फूड के साथ है. यू नो, अंडे की भुर्जी में हमारे कितने कंज्यूमर्स बताते हैं कि हम सुबह अंडे की भुर्जी या पनीर की भुर्जी खाते हैं तो हम आपकी ये सॉस डालते हैं, एक अलग सा जायका आ जाता है उससे. सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ टैग लाइन कि एवरीडे फूड को इंटरेस्टिंग कैसे करना है. इमेजिन करो आप इतना काम करते हो, आप घर जा रहे हो, यू नो, यू आर टायर्ड,
पास्ता आपके घर में है और आपके पास हमारी पास्ता सॉस है, सो यू नो विद इन 3 4 5 minutes maximum you can make a very world class pasta sitting in the comfort of your house. So it takes away from you know इंडियन कुकिंग में प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा होता है, काटना यू नो, तो हमारी कई सॉसेज जैसे हमारी तंदूरी म्यूनीस वो ये सारी चीज़ें हटा देती है। हमारी एक प्रोडक्ट है मेरा, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, मिंट म्यूनीस, वो बेसिकली है क्या, जो हरी so much. यू लाइक, ओह थैंक यू सो मच, हरी चटनी। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि हर बंदा इंडिया में हरी चटनी अपने टिक्कों के साथ, पनीर टिक्का के साथ खाता है, तो व्हाई नॉट मेक इट बेटर, यू नो, लेट्स मेक इट। अब अगेन मेरे अब बार बार अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, बट हम उनको एक सैंडविच देते हैं टिफिन वगैरह में, चिकन टिक्का या पनीर टिक्का डाल दिया, मिंट मेयोनीज लगा दी, इट्स अ वेरी नाइस क्रीमी, तो हरी चटनी विद क्रीमीनेस, यू नो, इट्स अ नाइस थिंग। और हरी चटनी, सॉरी मेरे ना फ्रेंड्स के साथ रूल है, मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ, तो अब बोर हो रहे हो हाथ उठा देना। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम So, लिटरली एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। हरी चटनी ना ब्रेड में सोक हो जाती है, म्यूनीस सोक नहीं होती, so that was why, you know, a hari chutney mayonnaise and a tandoori mayonnaise, though very Indian in taste, it works much better in wraps and ये जो अपने sandwiches। ठीक है विराज, तो रेस्टोरेंट बंद हुआ, फिर फैक्ट्री खुली, फिर सॉस मेकिंग बिजनेस में आए, पहले B2B से शुरुआत हुई इसकी, तो वो कैसे हुआ? So when I started Viva, which is by the way my mother's name, Viva is my mother's name। I was about to ask the question कि विवा नाम भी कैसे पड़ा? मेरी सोचो बीवी का घर बेचो और माँ के नाम पे रख दिया, बीवी के मदर इन लॉ के नाम पे नाम रख दिया, वेरी डेंजरस। अगेन आपके व्यूअर्स को मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, बट व्हेन यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, मेरा बड़ा क्लियर था कि दिस कंपनी विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। देश बहुत बड़ा है, आज हम 750 टाउन्स में हैं, देश बहुत बड़ा है, और मेरे को लगता था वॉल्यूम वहाँ से आएगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंसिव। आपको ना हर सिटी में, हर यू नो डिस्ट्रिक्ट में लोग रखने पड़ते हैं, सेल्स पीपल, एंड इट कॉस्ट मनी, यू नो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू बी हायर्ड। सो आई थॉट पहले B2B में थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और इस्टेब्लिश करने के बाद थोड़ा जब रेवेन्यू आ जाएगा B2B से, हम वो रेवेन्यू लेके उससे कमा के हम B2C में जाएंगे। तो उस टाइम पे मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि जब ये कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर कर लेगी, तब हम B2C में एंट्री करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। एंड वो B2B की जो खासियत है कि बिजनेस आने में टाइम लगता है, बट आ जाए तो अच्छे चंक्स आते हैं। हमारा पहला ब्रेक हमारे को डोमिनोज पिज्जा ने दिया था। आई एम टिल डेट इंडेटेड टू देम कि उन्होंने एक यंग कंपनी पे एक वो किया, 70 टन का ऑर्डर था, बहुत मुश्किल से मिला, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला, मतलब मैं रोज़ उनके ऑफिस जाता था कि सर प्लीज़ दे दो, इवेंचुअली उन्होंने हमें दे दिया। सो व्हेन यू गो टू डोमिनोज ना, दे विल नॉट वर्क विद अ न्यू कंपनी जब तक आपकी फैक्ट्री वर्ल्ड क्लास नहीं है। तो ये जो उनके पास जाके बिजनेस मांगना होता है, आफ्टर आपकी फैक्ट्री ऑडिट में अप्रूव हो जाए, तो एक बार फैक्ट्री अप्रूव हो गई, उनके पास मैं रोज़ जाता था, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद और उसके बाद 70 टन का ऑर्डर दिया था मेरे को, और उस टाइम मेरे को पहली बार यू नो श्रेया लगा था कि हमारी कंपनी चल जाएगी। 70 टन उस टाइम पे 1 महीने की प्रोडक्शन थी, और मेरे को उस टाइम लगता था अब ये चल जाएगी। और मैं थोड़े दिन पहले किसी को बता रहा था, 70 टन उस टाइम पे 1 महीने की प्रोडक्शन थी, आज आधे घंटे से कम की प्रोडक्शन है। तो आप स्केल देखिए, बट उस टाइम पे मेरे को लगा था 70 टन का ऑर्डर आ गया, अब हम चला लेंगे। सो B2B वैसे स्टार्ट हुआ, और एक बार डोमिनोज हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद पिज्जा हट, KFC, टाको बेल, बर्गर किंग, स्टारबक्स, ये सब लोग आ गए थे। तो डोमिनोज फर्स्ट ऑर्डर में बहुत टाइम लगा, एंड दैट वाज आई थिंक मेरा सबसे सेकंड चैलेंजिंग टाइम ऑफ माय लाइफ आफ्टर जो रेस्टोरेंट बिजनेस फेल हुआ, कि जो मैंने आपको बताया था ना कि 1 साल के बाद सोचा था कि ये चलेगा नहीं, वो क्योंकि बिजनेस नहीं आ रहा था उस टाइम। फिर जब डोमिनोज, हाँ जी, डोमिनोज आ गया, फिर अगेन 3.5 साल लग गए कंपनी स्टार्ट करने के बाद, वो मेरा रेवेन्यू टारगेट पहुंचने में 3.5-4 साल। तो उसके बाद हमने B2C में एंट्री मारी, एंड I still do not know what happened when we went into B2C। The consumer हमें इतना प्यार दिया कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना प्यार मिलेगा कंज्यूमर से। हमें लोगों की फोटोज आने लग गई, फ्रिजेस की फोटो के, और हम देखते थे यार एक फ्रिज में 3 बोतलें, 4 बोतलें, किस ब्रांड के साथ होता है कि न्यू कमर ब्रांड आया, 3 बोतलें। सो दैट लव दैट द कंज्यूमर गिव,
लोग उससे खुश होते, मैं डरने लग गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कि आई कांट लेट माई कंज्यूमर डाउन. तो हाउ कैन वी कीप इम्प्रूविंग, कीप गेटिंग बेटर, नॉट ओनली फ्रॉम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बट ऑल्सो बेटर प्रोडक्ट. और क्या अपने कंज्यूमर को नया दे सकते हैं, और क्या उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, लाइक दैट. विराज, स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं. आपने डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री ली, उसके बाद ये एक तो बहुत ही मुश्किल काम है, आपने खुद ही बयां की ये बात, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स उस वक्त भी थे मार्केट में, और जहाँ तक आप बहुत बड़े 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 जी, जैसे किसान और फन फूड्स आपकी कंपनी थी. मेरी नहीं थी, बट हाँ जी. तो एक चीज ना मैं बोलना चाहूंगा, मैं कभी भी अपने पेरेंट्स के क्रेडिट पे पैर नहीं रखना चाहता. मैं फन फूड्स में एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करता था, वो मेरी कंपनी नहीं थी. नो वे शुड एनीबडी थिंक कि मेरा उस कंपनी के सक्सेस या वॉट एवर दैट कंपनी डिड उसमें मेरा कोई हाथ था. वो मेरे पेरेंट्स की मेहनत और उनके मेहनत का फल था, मेरा नहीं था. इट विल बी वेरी रॉन्ग फॉर मी कि मैं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करूं, मेरे को मिलना भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की. बहुत सारे मार्केट में पहले से ही प्लेयर्स मौजूद हैं, किसान हो गए, फन फूड्स हो गए, और भी बहुत सारे, मैगी इनफैक्ट, जो कि ऑलरेडी लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर थे. तो क्या सोचा आपने, यूएसपी की क्या होगी आपके पास? जब मैं कॉस्ट कंपेयर भी करूँ तो स्लाइटली कॉस्टलियर है वीबा उनके कंपैरिजन में. आप रिसर्च पूरी करके आए हैं. तो देखिए, सबसे पहले ना, मैं आई रियली रिस्पेक्ट किसान, आई रियली रिस्पेक्ट मैगी. आई हैव ग्रोन अप हैविंग दोज प्रोडक्ट्स. सो मैं बहुत ही स्टूपिड साउंड करूंगा अगर मैं आपको यहाँ बैठ के बोलूँ कि हम यूनिलीवर से बड़े बन जाएंगे, हम नेस्ले से. हम एक होम ग्रोन इंडियन कंपनी है जो कोशिश कर रहे हैं. आज की डेट में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉस कंपनीज बन गए हैं. बट nowhere does that mean I don't respect those brands. I really respect those brands. I learn a lot from their team as well as those brands. But मैं कभी भी उनके साथ हेड ऑन कम्पीट नहीं करना चाहता. तो हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जब तक हमारे पास साइज नहीं था, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मसल नहीं थी, मैं उनके साथ कम्पीट नहीं करना चाहता था. तो अगर हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए वो सारे उनसे 3, मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि वो केचप कर रहे थे तो हम साउथ वेस्ट चिपोटले कर रहे थे. वो हॉट एंड स्वीट सॉस कर रहे थे तो हम स्वीट अनियन सॉस कर रहे थे. सो आवर products were much more expensive, much something more different also, and something very different that the country had not seen. तो हमने जब तक अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं किया, हम, आपको मैं बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ. We are one of India's largest sauce companies. Now imagine one of India's largest sauce companies was not present in India's largest sauce segment, which is tomato ketchup. हमने केचप में एंट्री पिछले साल मारी है. मतलब आप ये सोचिए, पिछले साल मेरे को लगा हाँ अब मैं कहीं ना कहीं केचप वाले सेगमेंट में खेल सकता हूँ. वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सॉस कंपनीज was not present in India's second largest sauce segment, which is Chinese sauces. वो सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, चाइनीज की जो काफी फेमस है. हाँ जी, उनकी है. तो वो हमने पिछले से मतलब 6 महीने पहले एंट्री मारी है. 6 महीने भी पूरे नहीं हुए. तो अभी तो हमने जो भी स्केल किया है वो हमने नॉन कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट्स में किया. अब केचप और चाइनीज सॉसेस में तो, सो इमेजिन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सॉस कंपनी वाज नॉट प्लेइंग इन इंडियाज लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट सॉस सेगमेंट, उसमें तो एंट्री अब मारी है. तो अगेन तो ये स्ट्रैटेजी सोच समझ के और इंटेंशनली की गई थी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सोच समझ कर इंटेंशनली करी गई थी. बिकॉज मेरे को ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि ना मैं उनकी मार्केटिंग मसल, ना मैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मसल से लड़ पाऊंगा जब तक हमारे पास स्केल नहीं आएगा. जैसे वो 100 करोड़ तक हम रिटेल में नहीं घुसेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक हम इन सॉसेस में नहीं घुसेंगे. सो दैट जब घुसे तो लड़ने लायक तो हो, वरना घुसने का क्या पॉइंट. एंड अगेन सॉरी 1 सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जाके केचप में किसान को हरा देंगे या मैगी को हरा देंगे. मैं बस ये कह रहा हूँ वी विल बी अ वर्दी कॉम्पिटिटर टू ऑल ऑफ देम. मेरे पास 2 हैं. मैं शॉप में जा रही हूँ, मुझे किसान का केचप दिख रहा है, मुझे वीबा का. मैं क्यों चुनूं वीबा? देखिए, क्योंकि अब तो दोस्ती हो गई, आपको वीबा का ही लेना चाहिए. बट मोर देन दैट, वीबा's tomato ketchup is India's first preservative free ketchup. मेरे को ना इतनी शर्म आती है एज अ फूड मैन्युफैक्चरर कि इंडियन इंडिपेंडेंस के 75 साल के बाद एक वीबा जैसी कंपनी को आके इंडिया को उसकी पहली प्रेजर्वेटिव फ्री टोमेटो केचप देनी पड़ी. इनकम्बेंट्स को ऐसे प्रोडक्ट्स पहले लॉन्च कर देने चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप विद प्रेजर्वेटिव मत बेचिए, ज़रूर बेचिए, बट प्रेजर्वेटिव फ्री. अगर यूरोप और यूएस के बच्चे
प्रेजर्वेटिव फ्री टोमेटो केचप खाते हैं तो हमारे बच्चे किसी से कम तो नहीं है जी तो व्हाई नॉट सो आप हमारी केचप लीजिए बिकॉज प्रेजर्वेटिव फ्री है इफ यू आर कैलोरी कॉन्शियस हमारी शुगर फ्री टोमेटो केचप भी आती है जो टू द बेस्ट ऑफ माय आई वॉज नॉलेज कमिंग टू द पॉइंट वेयर आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट Yes. यू एक बड़ा तबका ऐसा भी स्पेशली दीज डेज जेंजी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो एक तो फूड प्रोसेसिंग वाली बात होगी अपने शुगर का भी जिक्र किया अभी तो क्या लगता है आपको ये भी एक बड़ा चैलेंज है फिलहाल एब्सोल्युटली एंड आई फील देखिए कस्टमर की सुननी चाहिए आई एम ये मैं पहली बार पब्लिकली बोल रहा हूँ आई एम सो प्राउड टू शेयर विद यू कि हमें कस्टमर एक तो हमारी शुगर फ्री केचप है उसको एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए जो हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली केचप है हमारे को कस्टमर का फीडबैक आया कि आपके प्रोडक्ट में जैसा आप कह रहे हैं जेंजी कि आपके प्रोडक्ट में चीनी ज़्यादा है केचप में चीनी ज़्यादा है आई एम वेरी प्राउड टू शेयर हमने कस्टमर की बात सुनी ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं कर सकते बिकॉज फूड सेफ्टी की बात होती है ट्रायल्स होते हैं साइंस होती है फैक्ट्री में बनता है शेल्फ लाइफ स्टडी होती है बट आई एम वेरी प्राउड टू से टुडे वीबा's टोमेटो केचप शुगर कंटेंट इज द लोएस्ट शुगर कंटेंट इन द कंट्री तो अगर कस्टमर हमें बोल रहा है हम कस्टमर की सुनते हैं ऑब्वियसली फूड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अगर वो फूड अनसेफ है तो हम नहीं कर सकते but today I'm happy to report for the first time officially that today Viva's tomato ketchup is the lowest sugar content in the market. So that is purely customer के feedback पे customer ने हमें बोला थोड़ा डांटा but उनकी सुनी हमने और फटाफट किया same thing sugar free ketchup customer ने बोला कि एक sugar free ketchup निकालिए low fat dressings it was a customer insight कि you know अगर एक म्यूनीज में 70% फैट है तो आप उसको 20% या 25% पे कैसे ले जा सकते हैं तो लॉट ऑफ दिस इनसाइट्स आर गिवन बाय आवर कंज्यूमर्स तो ये हेल्थ कॉन्शियस वाले एक जो तबका है उसको भी एड्रेस करते हैं 100% आई मीन एंड व्हाई नॉट सी देखिए मेरा मानना ये है कि फूड सबसे पहले टेस्टी होना चाहिए सो जो पर्सन पूरा टाइम डाइट भी कर रहे हैं वो बोर इसलिए हो जाते हैं कि उनको बहुत ही यू नो ब्लैंड खाना आप ऐसे सोचिए कि आप एक सैलेड खाते हो ठीक 200 ग्राम की सैलेड है 200 ग्राम की सैलेड में आपने 20 ग्राम डाला साउथ वेस्ट चिपोटले ड्रेसिंग जी नो डाउट वो 20 ग्राम डालने की वजह से आपकी उसमें लेस देन 1 ग्राम ऑफ शुगर आ गई बट वो 1 ग्राम ऑफ शुगर इज अलाउइंग यू टू ईट 220 ग्राम्स ऑफ सैलेड आज आपने उसके अंदर साउथ वेस्ट चिपोटले डाली कल आपने उसमें हरीसा तो आज आपने मैक्सिकन सैलेड खाई कल मोरक्कन सैलेड खाई उसके थोड़े दिन बाद आपने यू नो स्वीट अनियन डाल लिया या आपने यू नो whatever barbecue smoke cook dressing डाल ली the idea is कि आप इंडियन सैलेड खानी है तो वो मिंट मेयोनीज डाल ली so the idea is कि sometimes as consumers हम कहीं गलती क्या कर देते हैं आप एक एरिएटेड बेवरेज जो पूरी की पूरी बोतल एक साथ पी रहे हो उसका शुगर कंटेंट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने खोली और एक साथ पी ली चॉकलेट का रैपर खोला एक साथ खा लिया जी बट टू से कि वीवा की सॉस की बोतल में 20 ग्राम शुगर है दैट इज वेरी पर सर्विंग कितनी होगी पर सर्विंग जो एज अ कंपनी हम वी आर द नॉट आई डोंट नो फर्स्ट के नहीं बट आई डोंट नो ऑफ एनी अदर कंपनी हमने शुगर पर सर्विंग फ्रंट ऑफ पैक लिखना शुरू कर दिया कि कंज्यूमर से कुछ छुपाएंगे नहीं कंज्यूमर हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो शुगर पर ग्राम फ्रंट ऑफ पैक हमने मेंशन करना शुरू कर दिया अगर आप बॉटल्स भी देखें फ्रंट ऑफ पैक मेंशन करते हैं सो द आइडिया है कि कंज्यूमर को बताओ एजुकेट करो बट कंज्यूमर डिसाइड्स व्हाट्स बेस्ट छुपाओ मत तो ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हेल्प की आपको क्या लगता है 100% हेल्प करी आई मीन पीपल आर सीइंग एंड नाउ दे रियलाइज कि हाँ अगर मैं एक सैलेड में 15 ग्राम ड्रेसिंग डाल भी लूं जो कोई डालता नहीं है वरना हमारी कंपनी और बड़ी हो जाती बट अगर 15 ग्राम डाल भी लूं और 200 ग्राम की सैलेड में 1 ग्राम चीनी आ भी गई तो इट्स ओके you know because of that you can eat 220 grams of a salad so imagine you don't get bored you can eat मैं काफी टाइम डाइट पे रहता हूँ you know कुछ ना कुछ चल रहा होता है so मैं सैलेड बहुत ऑफन शाम को घर जाके सैलेड खाता हूँ and with your mint mayonnaise and all yeah. so I have a rule मैं अपने हर मील में एक वीबा का प्रोडक्ट जरूर ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर मील में एक खाता हूँ so जो भी उस टाइम का ड्रेसिंग आजकल मेरी फेवरेट बिल्कुल चल नहीं रही मार्केट में बट मेरी फेवरेट है रोस्टेड सेसमे ड्रेसिंग अगेन मुंह में पानी आ गया आई हैव नॉट टेस्टेड बट विल ट्राई चल नहीं रही क्योंकि बट आई कैन गारंटी यू इट्स आई थिंक इट्स माय बेस्ट क्रिएशन टिल डेट ठीक है विराज हाउ डिफिकल्ट इट इज कि ब्रांड में तब्दील हो जाना बिल्डिंग ब्रांड ये कैसे किया जाए
I think first is distribution. You know, you can't even advertise if you're not available. Even though we're a young company, we're a food startup, what we are trying to build is a traditional FMCG company. अगर मैं आपको अपने रिटेल रेवेन्यू का ब्रेकअप बताऊं, लगभग 70% GT से आता है, जनरल ट्रेड, छोटी दुकानों से. 20-22% आता है हमारा मॉडर्न ट्रेड से, यू नो, रिलायंस, डी मार्ट, उनके स्टोर्स से, और बाकी 6-7% क्विक ई कॉमर्स से, इंक्लूडिंग क्विक कॉमर्स. तो हम जो बिल्ड कर रहे हैं, हम एक ट्रेडिशनल FMCG कंपनी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो in my head, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग दो वेरी इंपॉर्टेंट, उससे ब्रांड बनाना मुश्किल होता है. जब तक आप टीवी पे नहीं जाते, जब तक आप क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में एड्स नहीं डालते, और उसका तब तक फ़ायदा नहीं है. इट्स अ डबल एज सोर्ड के वो तब तक उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप अवेलेबल नहीं हो. आपने जाके, यू नो, मास्टर शेफ इंडिया पे ऐड भी डाल दी, सब लोगों ने देख भी ली, रिटेल पे है, शॉप में दिख नहीं रहा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सो डिस्ट्रीब्यूशन इज की, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन इज की. एंड मैं ना ये जो गंजा हो रहा हूँ ना ग्रे हो रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ना गंजा था ना ग्रे था. ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंडिया में. तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आ गया, फिर हमने मार्केटिंग स्टार्ट करी. वी इवन डिड अ फंड रेज, उससे थोड़ा पैसा आया. वी हैव डन 3 फंड रेजेस टिल नाउ. उससे थोड़ा पैसा आया, वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सेकंड प्लांट में इन्वेस्ट किया. बट बिफोर एनी मार्केटिंग हैज टू बी डन, फॉरगेट डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर ऐड दिखा भी दी, फायदा क्या हुआ? मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग, बिकॉज आई एम वर्किंग इन बिजनेस सेगमेंट, कि व्हाट इज मोर हार्ड, फंडिंग टू गेट फंडेड और एग्जीक्यूशन? आपको क्या लगता है, फंडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि एग्जीक्यूशन? देखिए, फंडिंग, यू नो, मैं आपको कैसे समझाऊं, जो एंटरप्रेन्योर फंडिंग सेलिब्रेट करता है ना, उससे बहुत बड़ी गलतफहमी है. क्योंकि जिस दिन आपको फंडिंग मिली है, उस दिन तो आपका काम शुरू हुआ है. ये थोड़ी कि आज हमें फंडिंग मिल गया, हमारी पार्टी फंडिंग से तो काम शुरू होता है. सो 1000% एग्जीक्यूशन. फंडिंग इज नॉट अ जॉब फिनिश्ड, फंडिंग इज स्टार्ट ऑफ द जॉब. तो इट इज लाइक सेइंग कि यार मेरे को फंडिंग मिल गया, अब मैं जाके छुट्टी लूं. मेरे को फंडिंग मिली तो मतलब अब जाके मेरे को काम शुरू करना है. सो फंडिंग लेना, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, सेलिब्रेट होना भी नहीं चाहिए. आप वीबा ने लास्ट फंड रेज 2018 में किया था, 5-6 साल हो गए हमने, वी हैवंट रेज्ड एनी मनी. बट अगर मैं आपको सच बताऊं, फंड रेजिंग इज नॉट अ जॉयस मोमेंट. फंड रेजिंग इज अ ऑपरेशनल मोमेंट. क्या पैसे आ गए, चलो खर्चे. क्या वो लाइबिलिटी भी फीलिंग होती है कि अब? मेरे को तो देखो जी, बहुत होती है मेरे को. बहुत. आपने कैसे फंड रेज किया था फिर आज? 2000 जब पहला फंड रेज किया था 2013 में, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. तब तो ऑनेस्टली झूला लेके जाके फंड्स के साथ बात करी थी. बट 2013 में आपको सच बताऊं, कंज्यूमर फंडिंग वाज अ बैड वर्ड. आज की डेट में कंज्यूमर फंडिंग होती है. उस टाइम पे सिर्फ टेक, मेरे को एक इन्वेस्टर ने बोला था, मैं नाम नहीं ले सकता, वो आज की डेट में कंज्यूमर इन्वेस्टर बन गए हैं, कि आप viva.com लाते तो मैं आपके अंदर इन्वेस्ट कर देता, मैं वीबा में क्यों करूँगा. सो कंज्यूमर वाज अ बैड वर्ड. तो 2013 में DSG करके एक फंड था, फंड है, बहुत अच्छा फंड है. उसके जो फाउंडर है दीपक, उन्होंने पहला मेरे को चेक लिख के दिया था. आई एम फॉर एवर इंडेटेड टू हिम, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे मेरे पे फंड लिया जब और कोई ले नहीं रहा था. इंसिडेंटली वीबा भी उनकी पहली कंपनी थी उस फंड की जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया. फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद सामा, ऐश ललानी है फाउंडिंग पार्टनर, कैलिफोर्निया बेस्ड, उन्होंने सेकंड चेक लिखा. एंड देन थर्ड, अर्जुन आनंद नाम के वर्ल्ड इन्वेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर फंड्स, उन्होंने थर्ड चेक लिखा. बट मेरे लिए, जो मैं आपको सच बताऊं, फंडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये है, ऑलवेज गेट द राइट पार्टनर, नॉट द हाईएस्ट नंबर. वीबा के तीनों फंड रेजेस में ये रिकॉर्ड है कि पार्टनर हमारे पास तीनों टाइम एक हायर वैल्यूएशन अवेलेबल थी. बट ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं आपको एक बात बताऊं, फंड रेजिंग इज ऑलमोस्ट लाइक शादी. तो अगर आपकी शादी गलत बंदे या बंदी के साथ हो जाए तो आप अटक गए जिंदगी भर के लिए एक अनहैप्पी मैरिज में. बिल्कुल बिल्कुल. इन्वेस्टर रिलेशनशिप भी ऐसे है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो 2-3-4% की डाइल्यूशन ना देख के सही पार्टनर को अपने साथ ले लीजिए, ताकि आगे शादीशुदा जिंदगी खुश रहे.
So I was blessed by God that 3 very good partners came और इन तीनों ने आके और हेल्प किया कंपनी को ग्रो करने में. आपने तो अच्छे खासे पैसे बना लिए, हमें मौका मिलेगा विवा का आईपीओ कब आएगा? हाँ, मैंने बना लिया, वो भी लाइक, बट see the fact is we have not started thinking about the IPO, but I also feel कभी ना कभी तो आएगा. अगर मेरे को IPO 2 साल में लाना है तो आज बटन दबाना होगा, तब 2 साल के प्रिपरेशन में, तो मैंने अभी बटन नहीं दबाया है. सो आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि 2 साल में तो नहीं आने वाला. मैं कल बटन दबा दूं तो 2 साल एक दिन में आ जाए तो पता नहीं, बट एज ऑफ राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी रनिंग द कंपनी लाइक दिस. My investors have no pressure of exit. They are very happy with their the way their money is growing. So there is no pressure from their side. But I do feel कभी ना कभी तो आएगा. आपको बता दूंगा जब आएगा. बिल्कुल. विराज, 2024 में अगर आपको किसी को, कोई यंगस्टर यूथ जो स्टार्टअप करना चाहे, उसको अगर कोई मैसेज देना हो एक कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं, डूज एंड डोंट्स, तो वो क्या होगी? ये मैं अभी खुद सीख रहा हूँ आजकल. तो मैं इतना, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी ज्ञानी एंड बिना बात का ज्ञान, बट अगर मैं आई हियर दिस अ लॉट के पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. अगर पैशन है तो आपको लगेगा आप काम नहीं कर रहे हो, ऑफिस आ रहे हो तो काम नहीं लगेगा. आई डोंट बिलीव इन दैट, आई डोंट अग्री विद दैट. मेरे ख्याल से पैशन इज नॉट इनफ. पैशन से ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होती है मेहनत. सॉरी फॉर द वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज, बट बोरिंग इज सेक्सी. आपको रोज आके अपना सर नीचे रख के सेम काम एवरी डे फॉर इयर्स टू एन एंड करना पड़ता है. तो वो पैशन अकेले नहीं लेके जाता, आपको मेहनत साथ में करनी पड़ती है. तो मेरा मानना ये है कि फॉर एनी यंग पर्सन लिसनिंग टू दिस इन 2024, पैशन प्लस हार्ड वर्क, पैशन प्लस परसिवियरेंस. तो अगर मैं पैशन प्लस परसिवियरेंस बोलूँ, वो बहुत, बिकॉज यू विल बी टेस्टेड. आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, यू विल बी टेस्टेड. एंड आई जेन्युइनली फील कि एक फाउंडर ना अकेले फाउंडर नहीं बनता, उसकी फैमिली की भी उतनी ही परीक्षा होती है. बिकॉज व्हेन आई गो होम, इफ आई एम लीडिंग द कंपनी थ्रू द डे, my family gets the irritated, tired man who comes at the end of the day. तो फैमिली की भी उतनी कठिनाई होती है और टीम की भी उतनी कठिनाई होती है जो आपके साथ शुरू से लग के बना रही है कंपनी. तो टीम की भी बहुत मेहनत लगती है. फाउंडर को शाहरुख खान का रोल दे देते हैं, बट फाउंडर शाहरुख खान अकेले नहीं बनता, उसके पीछे बहुत सारे लोग मिल के बनाते हैं उससे शाहरुख खान. सो इट्स अ कलेक्टिव थिंग. सो आई वुड से हार्ड वर्क, perseverance and team building. When I say team building, I would say professional as well as personal. मतलब घर पे भी टीम अच्छी हो, उसका सपोर्टिव, एंड ऑफिस में तो इस पर जरूरी है. ध्यान देना चाहिए आज के ज़माने यंगस्टर्स को. विराज, वीवा की फिस्कल ईयर की रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात करूं तो हर साल इसमें हमें इजाफा देखने को मिला है और लास्ट आई गेस 1000 करोड़ रेवेन्यू आपने जनरेट किया है. तो वीवा का क्या लग रहा है सर, आपको एक्सपेंशन का क्या प्लान है? See, very honestly, last year has been a difficult year for FMCG, not only for us, in FMCG for general. तो इस साल का मैंने ना कोई रेवेन्यू प्लान नहीं बनाया. मैं बस ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ग्रोथ करते रहें. गॉड विलिंग ग्रोथ कम्स बैक टू द कंट्री एंड हम थोड़ी बहुत ग्रोथ करें. एक बार मार्केट्स वापस स्टेबलाइज हो जाए, फिर दैट इज द टाइम टू मेक रेवेन्यू बेस्ड प्लान्स. आज की डेट में द प्लान इज वेरी सिंपल. I mean, मेरे जो goals हैं 2 हैं. To be India's most loved food company. People should love our products, and to be fastest growing food company. So if you're fastest growing food company, revenue तो खुद ब खुद आ जाएगा, but focus should be on speed of growth and customer satisfaction. तो revenue is a byproduct of that. तो ये क्वेश्चन आप मुझसे अगले साल पूछ लेना. एक बार FMCG बैक टू नॉर्मल हो जाए, जैसे ही FMCG बैक टू नॉर्मल होएगा, फिर हम वापस रेवेन्यू टारगेट्स पे आ जाएंगे. बिल्कुल अगले साल तो मैं पूछूंगी क्योंकि वक्त की कमी भी है. बहुत सारे सवाल लेकर आई थी मैं, लेकिन आखिरी सवाल ये रहेगा कि बजट इज अराउंड द कॉर्नर. तो बजट से क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में टैक्स में कोई छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली मिलनी चाहिए. द फैक्ट इज इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट food tax countries. So obviously food, because it is consumed by all stratas, my wish list would be, like every other Indian citizen,
इनकम टैक्स कम हो जाए, एंड एज एनी business person who's running a food company, I feel India में taxes on food should reduce little bit, और hopefully one day food का एक slab बन जाए, 12-18 ना होके एक slab हो जाए, एक slab हो जाए. I think that will help in ease of doing business and hopefully lower the taxes on the consumer so that they can consume more, so to say. बहुत बहुत शुक्रिया विराज से मेरे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक जो देख रहे होंगे इससे उनको बहुत ही लर्निंग मिलेगी. बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्ता. थैंक यू.